हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं और ये चैप्टर है ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन एक ऐसा फोर्स है जिसके बारे में आप बचपन से जानते हैं। फोर्स क्या है हमने पिछले चैप्टर में देख लिया है। तो ग्रेविटेशन के कारण ही आप पृथ्वी पर हैं, उसके कारण ही आप यहाँ पर कह सकते हैं कि लाइफ ऑन अर्थ एग्जिस्ट करती है। क्योंकि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी की इतनी स्ट्रांग नहीं होती जितनी है, या मान लीजिए इससे ज्यादा स्ट्रांग या इससे कम स्ट्रांग होती, तो शायद यहाँ पर एग्जिस्ट कर पाना पॉसिबल नहीं होता। क्यों नहीं होता इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ग्रेविटेशन एक ऐसा फोर्स है जो जितनी भी बॉडीज है यूनिवर्स में, जितनी भी, मैं, आप, यहाँ पर ये पेन, यहाँ पर रखा हुआ ये स्क्रीन, यहाँ पर लगी हुई लाइट्स, यहाँ पर सामने जो मेरे कैमरा है, जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी स्टार्स हैं, पेड़ है, पौधे हैं, कोई भी जीव जंतु है, जिनकी भी बात आप कर लें, जितने भी बॉडीज हैं इस यूनिवर्स में, उन सब के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। लेकिन ये ग्रेविटेशनल फोर्स इतना छोटा होता है कि आपको इसके बारे में पता नहीं चलता और ये एकदम नेग्लिजिबल होता है। इससे आपकी आम जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक बात मुझे ये समझ में आ रही है यहाँ से कि ग्रेविटेशन एक फोर्स है, और एक चीज़ आपको और क्या ध्यान रखना है कि ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है। ग्रेविटेशन एक अट्रैक्टिव फोर्स है। अट्रैक्टिव होने का मतलब क्या हुआ कि हमेशा ये खींचने की टेंडेंसी होती है। फोर्स की हमने बात की थी, हमने कहा था फोर्स पुश या पुल होता है। तो कई सारे ऐसे फोर्स होते हैं जो कि पुश भी हो सकते हैं, पुल भी हो सकते हैं। हमने बात की थी फ्रिक्शन में, जिसमें कि आप धक्का दे भी सकते हैं, आप खींच भी सकते हैं, और जो भी मोशन होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वो फ्रिक्शन फोर्स होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं ग्रेविटेशन की, तो ग्रेविटेशन एक ऐसा फोर्स है जो कि सिर्फ पुल करता है, यानी इसीलिए इसे हम कहते हैं कि ये अट्रैक्टिव फोर्स है। और यहां पर से एक क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में कि आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस आर अट्रैक्टिव इन नेचर, और उसमें अगर आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं तो उसमें ग्रेविटेशन बिल्कुल सही जवाब होगा। अब ग्रेविटेशन के लिए भी एक यूनिवर्सल लॉ है। जैसे हमने मोशन के लिए 3 लॉज की बात की थी, वैसे ही ग्रेविटेशन के लिए भी एक यूनिवर्सल लॉ होता है। और वो क्या होता है आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स attracts every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. The force acts along the line joining the two bodies. यानी 3 चीजें आपको बताई जा रही हैं। पहला क्या कि ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस। हम मान लेते हैं चलिए यहाँ पर कि 2 मासेस हैं, इसका जो मास है वो m1 है, इसका जो मास है वो m2 है। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यहाँ पर डिस्टेंस क्या दिया गया है आपको, r, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, यानी 1/r²। तो ये 2 बातें हैं। तीसरी क्या बात बताई गई है कि द फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द 2 बॉडीज, यानी ये जो लाइन है इसके अक्रॉस, इसके अलोंग हम कह सकते हैं कि ये फोर्स एक्ट करेगा। तो ये 3 बातें हो गई जो यहाँ पर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहा जाता है जिसे। तो यूनिवर्सल क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये सभी बॉडीज पर लागू होती है। तो हम ये नहीं कह रहे कि ये बॉडी पे होगा उस बॉडी पे नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जितनी भी बॉडीज हैं पूरे यूनिवर्स में, पेड़ पौधे, जीव जंतु, प्लैनेट्स, सन, स्टार, कोई भी बॉडीज ले लें, ये पेन, मैं, आप, ये कैमरा, हर चीज, तो इसे हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। तो ये 2 बातें हमें बताई गई हैं। अब इसके बेसिस पर हम फोर्स को डिफाइन कर पाते हैं। फोर्स क्या है, Gm/m/r², यानी mm को आप, हम m1 और m2 मान के चल रहे थे तो m1 m2 भी मान सकते हैं, तो हम चाहें तो इसे Gm1m2/r² भी कह सकते हैं। तो m क्या है, मास है, जो 2 बॉडीज की बात कर रहे हैं हम उनकी। r क्या है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर को हम ले रहे हैं, और एक कांस्टेंट वैल्यू हम एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं जिसकी वैल्यू होती है g, और g की वैल्यू क्या है, ये 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। कैसे हम कह रहे हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, क्योंकि न्यूटन हमें पता है यहाँ से आ रहा है, kg का स्क्वायर यहाँ से आ रहा है, 2 बार kg यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और मीटर स्क्वायर यहाँ से आ रहा है, तो इसीलिए इसका जो यूनिट होगा वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होगा। याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी डेटा है आपके लिए एग्जाम के लिए। तो 6.673 इंटू 10⁻⁻11 ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये चेंज नहीं होगा वैल्यू। तो ऐसा नहीं है कि
हम बात कर रहे हैं दो लोहे के बीच में और कह रहे हैं कि दो लोहे के बीच का जो जी है वो अलग है, और जब हम दो प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं और दो प्लैनेट्स के बीच के जी के वैल्यू अलग है, नहीं, जी हमेशा सेम वैल्यू रहेगा 6.673 इंटू 10 पे पावर -11। और ये 10 पे पावर जो -11 है, इसके कारण ही ये जो ग्रेविटेशन होता है इसके बीच इसकी जो मैग्नीट्यूड होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। और यही नहीं, डिस्टेंस। तो जब हम बात करते हैं मान लीजिए दो प्लैनेट्स के बीच की, तो दो प्लैनेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत अधिक हो सकता है। और क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत अधिक होगा और उस अधिक डिस्टेंस का स्क्वायर ले रहे हैं हम, तो उसके कारण ये क्या होगा कि ये नेग्लिजिबल फोर्स हो जाता है। मान लीजिए कि हम अगर कह रहे हैं कि मेरे और इस कैमरे के बीच में भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो मेरा मास अगर मैं 70 kg भी मान लूँ, इस कैमरे का मास तो कुछ नहीं है, कैमरे का मास होगा लगभग 2-3 किलो। डिस्टेंस हमारे बीच हम मीटर में अगर ले रहे हैं तो कुछ मीटर्स में है डिस्टेंस, हमने मान लिया कि 10 मीटर है डिस्टेंस, तो 10 मीटर का स्क्वायर यानी 100, और इसको हम मल्टीप्लाई किस चीज़ से कर रहे हैं, 6.673 इंटू 10 पे पावर -11। तो अब कुल मिलाकर के अब आप देख लीजिए कि कितना छोटा ये फोर्स हो गया। ये हो गया 14 इंटू 6.673 इंटू 10 पे पावर -11 तो ऑलरेडी था, और -11 में एक और बढ़ जाएगा जब ये ऊपर जाएगा, तो 10 पे पावर -12। तो इतना छोटा सा फोर्स ये हो गया। तो इसलिए ये दोनों फोर्स इतना छोटा हो गया हमारे बीच में कि अब जो अट्रैक्शन होना चाहिए था फोर्स कैमरे और मेरे बीच में, वो यहाँ पे नहीं है। तो इसलिए इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसीलिए हम ये कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वीकेस्ट फोर्स होता है। 4 नेचुरल फोर्स हम मानते हैं। थोड़ा सा मैं डिटेल में जा रहा हूँ, शायद आपको इसकी ज़रूरत ना पड़े एग्जाम में, लेकिन फिर भी आपको जानना चाहिए। ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये 4 तरह के फोर्स होते हैं जिन्हें हम मानते हैं। बाकी सारे फोर्स इनमें कन्वर्ट हो जाते हैं। इसमें से सबसे छोटा जो फोर्स होता है वो होता है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन को इसीलिए हम कहते हैं कि ये वीकेस्ट फोर्स है। जब हम बाकी तीनों की चर्चा कर रहे हैं तो उसके कंपैरिजन में वीकेस्ट फोर्स होता है ग्रेविटेशन। तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो फोर्स की वैल्यू को आपको याद रखना होगा। अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन आता है जिसमें कि आपको 2 मास दे दिए जाएं, उनके बीच का डिस्टेंस दे दिया जाए, तो आपको पता है कि फोर्स कैसे निकालना है। इस फॉर्मूला से हम फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। याद रखें, हमेशा मास की वैल्यू को हम केजी में लेंगे और डिस्टेंस की वैल्यू को हम मीटर में लेंगे। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि बाई चांस अगर क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए केजी की जगह पे ग्राम में दे दे, मीटर की जगह पे किलोमीटर में दे दे, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले कन्वर्ट कर लेना होगा इसे केजी में और मीटर में, और तभी आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखें। तो जी क्या है? जी एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि हमने निकाला है कहाँ से? यहाँ पर से। हमने देखा था कि ये जो फोर्स है वो पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था प्रोडक्ट ऑफ मासेस से, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था डिस्टेंस बिटवीन दीज टू मासेस के। तो फिर जब एक्सपेरिमेंट हमने किए तो एक्सपेरिमेंट में ये पता चला कि जब हमको इसको इक्वेशन बनाना होगा तो इक्वेशन बनाने के लिए ये जी की वैल्यू ली जाएगी। तो ये हमें फोर्स निकल गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के जो आपको एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पर से MCQs बनाए जाते हैं। सबसे पहला, इट एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू बॉडी। ध्यान रखें, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इफेक्टिव इवन एट लार्ज डिस्टेंसेस। ये हमने चर्चा कर ली, क्योंकि ऑल्दो छोटा हो जाएगा लेकिन ऐसा नहीं है कि हम जीरो मान सकते हैं इसे। बहुत छोटी सी वैल्यू होगी लेकिन वैल्यू होगी। इट इज़ अ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या होता है? वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज ओनली डिपेंडेंट ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशंस ऑफ द बॉडी एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। मतलब मान लीजिए कि हमारे पास ये ए से लेकर के बी पॉइंट तक हमें किसी ऑब्जेक्ट को लेके जाना है अगेंस्ट ग्रेविटी। तो चाहे हम ऐसे लेकर के जाएं, चाहे हम ऐसे लेकर के जाएं, चाहे हम ऐसे लेकर के जाएं, हर एक केस में जो वैल्यू होगी ग्रेविटेशनल फोर्स की वो सेम रहेगी। इसलिए हम इसे बोलते हैं कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स होने का मतलब ये है कि जो भी वर्क डन होगा, जो भी वर्क डन होगा, तो वर्क क्या होता है हम अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं इसके बारे में, तो आप वहाँ पर से समझ जाएंगे। तो जो भी वर्क डन होगा वो हमेशा जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है, यानी जिसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, आपको याद होगा हमने डिस्प्लेसमेंट की बात की थी, जिसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट के अक्रॉस ही होता है। उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव।
इस बात से ही हमने चर्चा शुरू की थी इस चैप्टर की। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी होंगी। यहाँ पर से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना रहती है। अब हम ये देखेंगे कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जिसके बारे में हमने पढ़ा, ये इतना ज़रूरी क्यों है। तो सबसे पहले ये हमें वो फोर्स के बारे में बताता है जो हमें अर्थ के साथ जोड़ करके रखता है। क्योंकि अगर हम ये कहते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स ना रहे तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आप जुड़े हुए हैं अर्थ से, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं रहेगा तो आप बाहर अंतरिक्ष में चले जाएंगे, लाइफ ऑन अर्थ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, क्योंकि दोनों के बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसके कारण अर्थ जो है मून को अपने पास खींच करके रखता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। तो जिस तरह से अर्थ और मून के बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, वैसे ही सन और बाकी सारे प्लैनेट्स के बीच में भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। द टाइड्स फॉर्म्ड बाय राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ वाटर लेवल इन द ओशंस आर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स exerted by both the sun and the moon on the earth। आप विश्वास नहीं करेंगे, यहाँ पर से यूपीएससी ने भी एक क्वेश्चन पूछ लिया है। आप 2018 के यूपीएससी क्वेश्चन पेपर को देखें, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो सिर्फ यूपीएससी में ही नहीं, आपके बाकी एग्जाम्स में भी, एनडीए में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, सीडीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एसएससी में भी पूछे जा सकते हैं, रेलवे के एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। ये एक ऐसा क्वेश्चन है और ये जो 4 पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है और ये आपसे उम्मीद की जाती है कि इतना तो आपको पता होगा ही। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करते हैं फ्री फॉल की। तो फ्री फॉल के बारे में हमने थोड़ी सी चर्चा काइनेमेटिक्स में भी की थी और वहाँ पर हमने ध्यान दिया होगा आपने की बात की थी कि जब केवल ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा हो, यानी कि जो एयर रेसिस्टेंस है या बाकी फोर्सेस है उसको अगर हम नहीं मान रहे तो उसे हम फ्री फॉल कहेंगे। तो जैसे आप पहला अगर यहाँ पे देखें सेंटेंस, द फॉलिंग ऑफ अ बॉडी फ्रॉम अ हाइट टूवर्ड्स द अर्थ अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एज फ्री फॉल। ठीक है, यानी सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अगर कोई बॉडी गिर रही है। अब जैसे क्या होगा, मान लीजिए आप छत पे चले जाए और वहां पर से एक पत्थर को गिरा दें, तो जब आप पत्थर को गिराएंगे तो एक स्वाभाविक सी बात है कि अर्थ की जो ग्रेविटेशन है उसके कारण वो पत्थर तो खिंचा ही रहा है जमीन की तरफ, लेकिन बीच में क्या होता है कि एयर रेसिस्टेंस होता है, क्योंकि एक एटमॉस्फेयर है यहाँ पर, तो उसके कारण एक एयर रेसिस्टेंस होता है। लेकिन जब हम फ्री फॉल की बात करते हैं तो उस एयर रेसिस्टेंस को हम भूल जाते हैं और हम सिर्फ ये मानते हैं कि अर्थ के ग्रेविटेशन के कारण ही पत्थर नीचे गिर रहा है, तो इसीलिए उसे हम फ्री फॉल कहेंगे। तो इसलिए whenever the object falls towards the earth an acceleration is involved due to earth's gravitational force। एक एक्सेलरेशन होता है क्योंकि फोर्स है। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसकी हमने शुरुआत की और मैं शायद बार बार आपको बता रहा हूँ। तो इसीलिए क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक फोर्स है तो उसके साथ भी एक एक्सेलरेशन जुड़ा हुआ है और इस एक्सेलरेशन को हम g के द्वारा डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू अर्थ पर, यहाँ पर आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि वैल्यू इज 9.8, आप ये लिख सकते हैं कि वैल्यू ऑन अर्थ इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब ये g क्या होता है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है इसे हम a नहीं बोलते हैं, इसे हम सीधे g बोल करके कहते हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है, कहाँ से ये वैल्यू आ रहा है ये आप याद रख सकते हैं चाहें तो, g/r²। g की वैल्यू हमने देखी थी, m क्या हो गया, m है मास ऑफ अर्थ और r क्या है, r है सेंटर ऑफ अर्थ से उस ऑब्जेक्ट तक के बीच का डिस्टेंस जो भी हो गया। तो कैसे निकला ये वैल्यू, हमने बात की थी कि फोर्स की वैल्यू है Gm/r², है ना। फोर्स क्या होता है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हमने देखा, मास इनटू एक्सेलरेशन। Gm यानी m मास ऑफ अर्थ है, छोटा m ऑब्जेक्ट का मास है, बाय डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सेंटर ऑफ द अर्थ। यानी कि हम बात कर रहे हैं एक किसी ऑब्जेक्ट की और हम मान ले रहे हैं कि ये अर्थ है, ये इसका सेंटर है, इसके बीच की जो डिस्टेंस है ये r है, अर्थ की जो मास है वो m है और इस छोटे बॉडी की जो मास है वो m है, छोटा m। तो ये अगर हमने मान लिया तो इन दोनों इक्वेशन को अगर हम बराबर करना चाहें तो ये m और ये m कैंसिल हो सकता है, तो आपके पास बचा क्या, Gm/r²। a क्या है, इसके लिए स्पेशल लेटर है हमारे पास जो कि है छोटा g, तो यही यहाँ पर निकल करके आ गया। ठीक है, तो अब ये g
और ये जी अलग है। आप इन दोनों के बीच में कंफ्यूज ना करें। ये जो छोटा जी है ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन की वैल्यू है ये। और ये जो बड़ा जी है ये है कांस्टेंट, जो कि फोर्स के साथ, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के पास हम लगाते हैं। तो इसीलिए ये दोनों की वैल्यू जो है वो फिक्स्ड नहीं है। जी के लिए आपको पता है कि वैल्यू हमेशा 6.673 इंटू 10 पे पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होगा। लेकिन जी की वैल्यू जब हमने बात की 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये केवल और केवल अर्थ पर है। जैसे अगर हम मान लीजिए मून पर चले जाएं, तो मून पर इसकी वैल्यू 9.8/6 के बराबर होती है। तो ये हर जगह अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम ये मास के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। इस मास के कारण ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो अर्थ पर जब हम ले रहे हैं तो अलग मास, मून का जो मास होता है वो अर्थ से 1/6 होता है, तो इसलिए एक्सेलरेशन की भी जो वैल्यू है वो 1/6 हो जाएगी। तो एक बार हम थोड़ा सा दोनों के बीच के डिफरेंसेस को हम देख लें। जो बड़ा जी होता है इसकी वैल्यू होती है 6.67, हमने देखा। और ये दोबारा मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि इसकी वैल्यू अर्थ पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इट्स वैल्यू रिमेन्स कॉन्स्टेंट ऑलवेज एंड एवरीवेयर। छोटे जी की वैल्यू वेरीज एट वेरियस प्लेसेस। ठीक है, यूनिट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी एंड एक्सेलरेशन है क्योंकि ये, इसीलिए दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो आप ध्यान रखें कि जी क्या है और छोटा जी क्या है। अब एक और कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं, वो है मास एंड वेट। अब जनरली क्या होता है कि जब हम एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं तो हम पूछते हैं कि तुम्हारा वेट क्या है या इस चीज़ की वेट क्या है। लेकिन आम तौर पर वेट कहना सही नहीं है, ये मास होता है। मास हमने बात की थी, क्या आपको याद होगा? हमने बात की थी कि मास है मेजर ऑफ इनर्शिया। यहाँ पर भी हमने यहाँ पे लिखा है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। इट इज द मैटर प्रेजेंट इन इट, इट रिमेन्स द सेम एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। यानी अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरा मास 70 kg है, तो 70 kg अर्थ पर भी है, 70 kg मून पे भी है, 70 kg मंगल ग्रह पे भी है, 70 kg कहीं भी मैं चला जाऊँ वो 70 kg ही है। लेकिन जब हम वेट कहते हैं तो वेट फोर्स के बराबर हो जाता है, यानी मास इनटू एक्सेलरेशन हो जाता है। और अगर हम अर्थ पर बात कर रहे हैं और हम वेट निकाल रहे हैं तो वो हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी मेरा वेट अगर 70 kg है तो 70 इंटू 9.8 न्यूटन, ये हो जाएगा मेरा वेट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मास और वेट में क्या अंतर है। मास एक्चुअली वो है जो हम आम तौर पर वेट बोल देते हैं। जब हम कहते हैं कि वेट 70 kg है, वेट 70 kg नहीं है, मास 70 kg है। वेट क्या होगा? 70 इंटू 9.8। और यही क्योंकि मैं अर्थ पर हूँ, अगर मैं मान लीजिए कि मैं चला जाता मून पर, तो मून पर मेरा जो वेट है वो हो जाता 70 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाई 6, तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाती। और मैं किसी ऐसे मान लीजिए ग्रह पे चला जाऊं जहां पर का मास अर्थ के मास से ज्यादा है, तो वहां पर वो वैल्यू, वेट की जो वैल्यू है वो और अधिक बढ़ जाएगी। तो वेट लॉस करने का एक बहुत आसान तरीका हो सकता है कि आप मून पे चले जाएं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। आपका मास जो है वो सेम रहेगा। आपको अपने मास को हटाना है, वेट को नहीं हटाना है। तो एक बार हम देख लें मास और वेट के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। मास क्या है? क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी, इसीलिए हम बोलते हैं मेजर ऑफ इनर्शिया। वेट क्या है? फोर्स बाय विच द अर्थ अट्रैक्ट्स टूवर्ड्स इट्स सेंटर, इसीलिए हम कह रहे हैं F = mg के बराबर। मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, टूवर्ड्स द अर्थ अलग हो जाएगा, अवे फ्रॉम द अर्थ अलग हो जाएगा। इसलिए मास ऑफ अ बॉडी इज कांस्टेंट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, इस बात की हमने चर्चा की। वेट ऑफ अ बॉडी वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस and becomes zero at the center of the earth and far away from the earth's surface. ठीक है, mass of a moving body is m = F/a, weight is W = mg, और यहाँ पे जैसे हमने लिखा था F = mg. Mass can be determined by ordinary balance. Weight of a body is measured by spring balance. SI unit is kg, SI unit is Newton. तो ये डिफरेंसेस को आप याद रखें, क्योंकि हमारी नेचुरल टेंडेंसी होती है हर चीज़ को वेट बोलने की। तो हो सकता है कि एग्जाम में आपसे मास के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाए और आपको कंफ्यूज करने के लिए वहाँ पर वेट भी ऑप्शन दे दिया जाए। अब हम एक छोटे से कॉन्सेप्ट को देखेंगे जो कि है स्केप वेलोसिटी। स्केप वेलोसिटी एक ऐसा वेलोसिटी है जो आपको देना पड़ेगा। आप मान लीजिए अर्थ पर अगर खड़े हैं तो
ऐसे वेलोसिटी को हम कहेंगे जो आपको देना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए कोई ऑब्जेक्ट। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं अर्थ की, और यहाँ पर से जब आप भेजते हैं कोई भी रॉकेट, तो कोई भी जब आप रॉकेट भेजते हैं तो आपको पता है कि रॉकेट वापस आकर के गिर नहीं रहा अर्थ पर। लेकिन जब आप कोई बॉल अपने हाथ में लेकर के उछाल रहे होते हैं उसे, तो आपको पता है कि बॉल थोड़ा ऊपर आकर के वापस आपके हाथ में आकर गिरता है। तो एक ऐसा केस है बॉल का जहां हम ये देख रहे हैं कि बॉल थोड़ी ऊपर तक जा करके फिर वापस आ जा रहा है। और एक दूसरा केस है एक रॉकेट का जो कि ऊपर जा करके वापस नहीं आ रहा। तो यहाँ पर दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि इस बॉल पर आप उतना फोर्स नहीं लगा रहे जितने फोर्स से आप इस रॉकेट को भेज रहे हैं। तो रॉकेट को भेजने के लिए जो फोर्स लगाया जा रहा है वो इतना अधिक है कि वो अर्थ के ग्रेविटेशन के चंगुल से बाहर निकल जा रहा है। लेकिन जब हम किसी बॉल की बात कर रहे हैं तो आप उसे उतना वेलोसिटी नहीं दे पा रहे कि वो अर्थ के ग्रेविटेशन से बाहर चला जाए। तो हर एक बॉडी के लिए, चाहे वो कितना भी बड़ा हो चाहे वो कितना भी छोटा हो, उसके लिए एक एस्केप वेलोसिटी होगी। तो मिनिमम वेलोसिटी दैट अ बॉडी मस्ट अटेन टू एस्केप द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ या एनी अदर बॉडी आप लिख सकते हैं, उसे हम एस्केप वेलोसिटी कहेंगे। तो अर्थ के केस में ये 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। यानी आपने किसी ऑब्जेक्ट को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से ज़्यादा की स्पीड से ऊपर फेंका तो फिर वो वापस अर्थ पर आकर के नहीं गिरेगा। अगर ये स्पीड उससे कम है तब फिर ये ज़रूर वापस आकर के गिरेगा। तो जब आप बॉल फेंक रहे होते हैं तो बॉल में बहुत कम छोटी सी स्पीड दी होती है आपने, तो क्योंकि ये स्पीड काफ़ी कम होती है इसके कारण ही ये बॉल वापस आकर के गिरेगा। लेकिन अगर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से ज़्यादा देते तब फिर ये वापस आकर नहीं गिरता। तो ये वैल्यू आपको याद रखना होगा, इस वैल्यू को आपको याद रखना होगा। और एस्केप वेलोसिटी का मतलब क्या होता है ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक नया टॉपिक देखते हैं, थ्रस्ट एंड प्रेशर। तो पहले मैं शुरुआत करता हूँ प्रेशर से और एक एग्जांपल लेता हूँ। आप मान लीजिए कि सैंड पर खड़े हैं, रेत पर, बालू पर। तो क्या होगा कि आप देखेंगे थोड़ा सा आपका पैर जो है ज़मीन के नीचे धंस जाता है। इसका एक और केस आप ले लें और खड़े होने की जगह पे आप लेट जाएं। तो जब आप लेटेंगे तो क्या होगा कि आप धंसेंगे नहीं, आप देखेंगे कि आप उस सरफेस के ऊपर ही हैं। अब यहाँ पर जहाँ तक फोर्स की बात है तो दोनों केसेस में फोर्स तो एक ही बराबर है, mg, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्योंकि आपका मास तो फिक्स रहेगा, चाहे आप खड़े रहें चाहे आप लेटे रहें, मास तो मास है। तो 70 kg जो है वो 70 kg ही रह जाएगा, 9.8 जो है 9.8 ही रहेगा। अंतर कहाँ पर आया? हम इस सरफेस की बात कर रहे हैं और एक केस में हम ये कह रहे हैं कि आप यहाँ पर खड़े हैं और खड़े होने से आप थोड़ा सा आप धंस जाएंगे, थोड़ा सा पैर आपका नीचे चला जाएगा। लेकिन जब आप लेटे हुए हैं तो लेटे हुए रहने की परिस्थिति में आप देखेंगे कि आप इसके नीचे नहीं जा रहे, आप सरफेस पे ही हैं। तो दोनों पे अंतर क्या आया? अंतर देखिए आया एरिया में, अंतर आया एरिया में। पहले केस में आपका जो पूरा फोर्स था वो इतने से एरिया में था, अब दूसरे केस में आपका जो पूरा फोर्स है वो इतने एरिया में है। तो दूसरे केस में क्या हो गया? फोर्स पर यूनिट एरिया बढ़ गया। एरिया क्योंकि बढ़ गया, फोर्स तो जितना था उतना ही रह गया। तो उसके कारण क्या हुआ? एरिया बढ़ने के कारण प्रेशर कम हो गया। और इसलिए प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। यानी जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना कम फोर्स होगा। फोर्स, प्रेशर क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। यानी जितना ज़्यादा एरिया उतना ही कम प्रेशर, और जितना ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा प्रेशर। तो अगर हम फोर्स बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन अगर हम एरिया बढ़ाएंगे तो प्रेशर घटेगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये प्रेशर हो गया। तो फोर्स दैट एक्ट्स पर यूनिट एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज प्रेशर। तो इसीलिए इसे हम कह सकते हैं थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। तो थ्रस्ट क्या होता है? थ्रस्ट वैसा फोर्स होता है जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट कर रहा हो। यानी जहाँ तक हम बात कर रहे थे इस इंसान की, तो ये जो आदमी है यहाँ पर, तो ये जो इंसान है यहाँ पर, ये जो प्रेशर लगा रहा है, ये जो फोर्स लगा रहा है, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगा रहा है। ये है आपका सरफेस और ऐसे लग रहा है फोर्स। तो ये जो परपेंडिकुलर लगने वाला जो फोर्स होता है इसे हम थ्रस्ट कहते हैं। और इस क्योंकि ये फोर्स है तो ये वेक्टर क्वांटिटी होगा। प्रेशर क्या है ये हमने समझ लिया, यूनिट पास्कल होता है या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो ध्यान रखें कि थ्रस्ट क्या है और प्रेशर क्या है। थ्रस्ट है फोर्स जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा है, और प्रेशर क्या है? प्रेशर है थ्रस्ट पर यूनिट एरिया।
यानी कि ये जो फोर्स है ये कितने एरिया में लग रहा है, इसे हम प्रेशर कहते हैं। तो जहाँ तक आप यहाँ पर अगर देखें, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि थ्रस्ट जो है ग्रेविटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, और प्रेशर क्या है, ये जो आपका एरिया था इस पर लगने वाला फोर्स। तो फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया आपको प्रेशर देता है। तो अगर मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए जहाँ फोर्स दे दिया गया है और कितने एरिया में है ये दे दिया गया है, और आपसे पूछा जाए कि प्रेशर कितना लग रहा है, तो आप आराम से बता सकते हैं। और अगर इसे ट्विस्ट करना चाहेंगे तो किस तरह से कर सकते हैं कि आपको केवल मास दिया जाए, कहा जाए आपको कि 70 किलो का कोई इंसान है, वो कितना प्रेशर लगाएगा 10 मीटर पर स्क्वायर के एरिया में। तो आपको मास पता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता है, तो आप फोर्स निकाल सकते हैं। फोर्स निकल गया, एरिया आपको पता है, तो आप प्रेशर निकाल सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन हो सकता है पूछे जाए। तो थ्रस्ट क्या होता है और प्रेशर क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर इन डेली लाइफ। तो प्रेशर किस चीज़ पे डिपेंडेंट है कि फोर्स कितना है और एरिया कितना है, ठीक है। तो एक एग्जांपल दिया गया कि बेस ऑफ हाइट बिल्डिंग्स इज मेड वाइडर टू स्प्रेड द वेट ऑफ होल्ड बिल्डिंग ओवर अ लार्ज सरफेस एरिया ड्यू टू विच लेस प्रेशर एक्ट्स ऑन द ग्राउंड। यानी किसी भी बिल्डिंग का जो बेस है वो वाइड बनाया जाएगा। वाइड होने से क्या होगा कि वो जो थ्रस्ट आ रहा है, यानी जो वेट है उस पूरे बिल्डिंग का, वो बहुत बड़े सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। अगर हम बहुत छोटी सी बिल्डिंग को, मान लीजिए बहुत लंबी सी बिल्डिंग को बहुत छोटा सा बेस देते हैं, तो उससे क्या होगा कि ये जो पूरा वेट है इस बिल्डिंग का, ये एक बहुत छोटे से सरफेस पर, बहुत छोटे से एरिया पर स्प्रेड करेगा। तो उसके कारण प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए हम वो होने नहीं देना चाहेंगे। हम क्या चाहेंगे कि जो बेस है वो वाइड हो, वाइड होने से ज़्यादा एरिया पर वो फैला रहेगा, तो प्रेशर जो है वो कम पड़ेगा। तो इसीलिए कोई भी दुर्घटना की संभावना कम हो जाएगी। स्कूल बैग्स आर प्रोवाइडेड विद ब्रॉड स्ट्रैप्स सो दैट द वेट ऑफ स्कूल बैग फॉल ओवर लार्जर एरिया ऑन द शोल्डर, प्रोड्यूसिंग लेस प्रेशर, हेंस मेकिंग इट ईजी टू कैरी। तो आप क्या देखेंगे कि जो बैग होंगे आपके, वो सारे बैग के जो स्ट्रैप्स होते हैं वो काफ़ी वाइड होंगे, और वाइड होने के कारण क्या होगा कि आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। लेकिन यही मान लीजिए कि ये बहुत पतला सा होता, तो बैग का स्ट्रैप अगर पतला होता तो आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ता, और ज़्यादा प्रेशर पड़ने के कारण इसे कैरी करना आसान नहीं हो पाता आपके लिए। तीसरा एग्जाम्पल दिया गया है, ब्लेड्स ऑफ नाइफ्स आर मेड शार्प so that on applying force on it, large pressure is produced on the very small surface area, thus cutting the object easily। तो जो भी नाइफ है, जो चाकू है, उसके जो एजेस होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं। शार्प होने से क्या हो गया, बहुत छोटे से सरफेस एरिया को हमेशा काटेगा। यही मान लीजिए कि ब्रॉड होता, मान लीजिए मैं इस पेन को ही अगर ले लूँ, तो एक साइड इसका बहुत शार्प है, दूसरा साइड है इसका बहुत ब्लंट है। तो अगर मैं इस साइड से कुछ करना चाहूँगा तो आसान नहीं है, अगर मैं काटना चाहूँगा तो। लेकिन इस साइड से अगर मैं चाहूँ तो हो सकता है कि कोई पतले से कागज में मैं छेद कर पाऊँ, लेकिन इस साइड से मैं नहीं कर पाऊँगा क्योंकि ये एरिया ज़्यादा है। तो यही अगर आप और इसे पतला कर दें, नाइफ यानी चाकू जितना कर दें, तो आप जानते हैं कि उससे फिर काटना और आसान हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा शार्प एज होगा उतना आसान होगा आपके लिए उसे काट पाना। तो ये क्यों होता है, क्योंकि जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो तो सेम है, लेकिन एरिया को आपने बहुत घटा दिया। तो एरिया के घटते ही यहाँ पर प्रेशर बढ़ जाता है और काटना आसान हो जाता है। एक और एग्जांपल अगर मैं लूँ तो आप कांटी को अगर आप दीवार पर ठोकते हैं तो आपको पता है कि कांटी बहुत पतली है, तो उसे ठोक पाना आसान है। यही मान लीजिए कि उस कांटी की जगह पे अगर मैं यही पेन लेकर के इसे अंदर मारने की कोशिश करूँ तो आसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सरफेस बहुत ज़्यादा है और कांटी का जो सरफेस एरिया, कॉन्टैक्ट एरिया जो हो रहा है दीवार के साथ, वो बहुत कम है। तो इसके कारण वहाँ पर प्रेशर अप्लाई करना आसान है। तो ये सारे आपके एप्लीकेशन हैं जो आप डेली लाइफ में देखते हैं। अब अगला टॉपिक हम देखते हैं, प्रेशर इन फ्लूइड्स। तो फ्लूइड की बात हम जहाँ तक कर रहे हैं, आपको याद होगा हमने बात की थी, फ्लूइड कोई भी ऐसी चीज़ है जो फ्लो करे। यानी हम पानी ले सकते हैं, हवा ले सकते हैं, ऑक्सीजन मान सकते हैं, हाइड्रोजन मान सकते हैं, मिल्क अगर मानना चाहें आप तो मिल्क मान सकते हैं। तो ये सब क्या है, ये सारे फ्लूइड्स हैं। क्यों? क्योंकि जो भी कंटेनर होगा जहाँ पे आप रख रहे हैं ये उसका शेप ले लेंगे। तो ऐसे जितने भी सब्सटेंस होते हैं उन्हें आप फ्लूइड कह सकते हैं। तो जैसे अगर आप ग्लास में पानी डालते हैं तो वो ग्लास का शेप ले लेता है, अगर आप किसी बड़े जग में डालेंगे तो जग का ले लेगा, बाल्टी में डालेंगे बाल्टी का ले लेगा। तो ऐसे जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं इन्हें हम फ्लूइड कहते हैं। तो प्रेशर जो फ्लूइड में होगा
वो सारी डायरेक्शंस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं इस पॉइंट की, तो इस पॉइंट से जो प्रेशर लगेगा वो सारे डायरेक्शन में लगेगा। तो इसीलिए आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है और ये पॉइंट ध्यान रखना है। मॉलिक्यूल्स ऑफ अ फ्लूइड मूव रैंडमली एंड कोलाइड विथ वॉल्स ऑफ वेसल, दस फ्लूइड्स अप्लाई प्रेशर ऑन वॉल्स। वॉल्स यानी यहाँ पर जो फ्लूइड का जो मॉलिक्यूल होगा वो इसके ऊपर प्रेशर लगा रहा होगा, ठीक है। तो ये हो गया प्रेशर इन फ्लूइड्स। अब इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको जानने चाहिए। सबसे पहले है, अब हम अगला टॉपिक देखते हैं जो कि है बुयांसी। बुयांसी को आप उत्प्लावकता भी कह सकते हैं। तो बुयांसी की जब हम बात करते हैं तो एक सीधा सा एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। मान लीजिए कि आप बाल्टी से पानी निकाल रहे हैं, मान लीजिए कुएं में आप बाल्टी डालते हैं और वहां से आप पानी निकाल रहे हैं, या मान लीजिए एक बाल्टी भरा हुआ है जिसके अंदर आप मग डाल करके पानी निकाल रहे हैं। तो ध्यान दीजिए क्या होता है। सबसे पहले जब बाल्टी कुएं के अंदर हो या मग बाल्टी के अंदर हो, उस समय आपको ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ता है। उस समय आपको लगता है काफ़ी आसानी से ये हो जा रहा है। लेकिन इसी मग को जब आप बाहर निकालेंगे बाल्टी से, या बाल्टी को कुएं से जब आप बाहर खींचेंगे, तो वैसे में क्या होता है, वैसे में आपको अचानक से लगता है कि ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, आपको ज़्यादा ताकत लगा करके इसे खींचना पड़ रहा है। तो ये क्यों होता है? ये होने का सबसे बड़ा कारण है बुयांसी। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, जैसे आप यहाँ पर एग्जाम्पल में देख सकते हैं, तो मान लीजिए मैं अगर मग की बात करूँ जो कि पानी के अंदर है, तो जब ये पानी के अंदर है तो उस समय यहाँ पर जो बुयांसी है और यहाँ पर जो ग्रेविटी है, ये एक दूसरे को बहुत आसानी से बैलेंस कर दे रहे हैं। तो क्योंकि ये एक दूसरे को बहुत आराम से बैलेंस कर दे रहे हैं, इसके कारण आपको ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही इस मग को आप निकालेंगे बाहर, तो बाहर निकालते ही या बुयांसी थी, ये अब काम नहीं करेगी। तो यहाँ पर क्या हो गया, जैसे ही ये मग बाहर निकला तो अब केवल और केवल ग्रेविटी है। उस ग्रेविटी के कारण ये जो मग है ये नीचे खिंचा रहा है। तो क्योंकि अब मग केवल नीचे खिंचा रहा है, अब आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इस मग को उठाने के लिए, या इस अगर मैं कुएं में डाले गए बाल्टी की बात करूं तो उसे खींचने के लिए। तो ये जो होता है फोर्स अप्लाइड बाय द फ्लूइड ऑन अ सॉलिड विच इज पार्शियली और फुली सबमर्ज्ड, यानी जो पार्शियली या फुली पानी के भीतर हो, लिक्विड के भीतर हो या फ्लूइड के भीतर हो, इज कॉल्ड एज बुयांट फोर्स एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज बुयांसी। तो ये याद रखें कि इस टर्म का मतलब क्या होता है। सो buoyant force acts in upward direction and it depends on the density of the fluid। तो डेंसिटी क्या होता है ये हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं। तो इतना लेकिन आप याद रखें कि इसका अर्थ क्या है। अर्थ मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ गए होंगे मैं किस बारे में बात कर रहा था। तो इस एग्जाम्पल को अगर आप याद रखेंगे तो आपके लिए आसान होगा। अब हम देखते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इस buoyant फोर्स को अफेक्ट करते हैं। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। पहला होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी कि कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट, और दूसरा होता है डेंसिटी। डेंसिटी मतलब कोई अगर हम इकाई लें किसी वॉल्यूम का तो उसमें कितना ज़्यादा मास है। जैसे कि हम दो एग्जांपल लेते हैं, एक ले लीजिए पानी वाटर और दूसरा ले लीजिए ऑयल तेल। तो जब हम बात करते हैं ऑयल की और जब हम बात करते हैं पानी की, तो एक बात ध्यान रखें। क्या होता है, मान लीजिए कि पानी है, एक बाल्टी में आप पानी ले लें और उसके ऊपर फिर डालें तेल। तो जब आप तेल डालेंगे तो क्या देखेंगे कि तेल जो है ये ऊपर तैरता है, तेल ऊपर तैरता रहता है। इसका कारण क्या होता है, इसका कारण ये होता है कि इस तेल की जो डेंसिटी है ये काफ़ी कम होती है पानी के कंपैरिजन। तो क्योंकि डेंसिटी कम होती है इसके कारण आप देखेंगे कि पानी के ऊपर ही ये तैर रहा है। लेकिन यही डेंसिटी अगर ज़्यादा होती तो ये जो तेल है ये नीचे डूब गया होता। तो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, कि कितना मास है पर यूनिट वॉल्यूम में, उसे हम डेंसिटी कह सकते हैं। तो अब डेंसिटी के कारण ही हम ये पता लगा पाते हैं कि क्या तैरेगा और क्या ऐसा है जो डूब जाएगा। जैसे अगर हम पत्थर ले लें और पत्थर को पानी में डालें तो आपको पता है कि पत्थर पानी के नीचे चला जाता है, तो आपको पता है कि पत्थर पानी के अंदर चला जाता है। लेकिन यही अगर मान लीजिए कि मैं एक पत्ता ले लूँ और पत्ते को अगर मैं पानी के ऊपर रखूं तो वो पानी के ऊपर ही तैरता रहता है। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि ये जो पत्थर था इसकी डेंसिटी ज़्यादा थी तो ये डूब गया, और जो पत्ता आपने लिया उस पत्ते की डेंसिटी कम थी, वो बहुत हल्का था, तो उसके कारण वो ऊपर ही तैर रहा है। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम यानी डेंसिटी, ये डेंसिटी के कारण हमें पता चलता है कि क्या ऊपर तैरेगा और क्या नीचे डूब जाएगा। तो यही हम आगे देखते हैं, वाई डज एन ऑब्जेक्ट सिंक और फ्लोट ओवर वाटर, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट क्यों डूब जाती है
या कोई भी ऑब्जेक्ट क्यों तैरते रहेगी पानी के ऊपर। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन वाटर इट एक्सर्ट्स प्रेशर ओवर वाटर ड्यू टू इट्स वेट। एट द सेम टाइम वाटर ऑल्सो एक्सर्ट्स अपवर्ड थ्रस्ट दैट इज बॉयंट फोर्स ओवर द ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि जब किसी ऑब्जेक्ट को हम पानी के अंदर डालते हैं तो एक प्रेशर होता है जो वो पानी पर डालता है अपने वेट के कारण। और इसी साथ साथ क्या होता है कि पानी जो है वो भी एक अपवर्ड थ्रस्ट उस पर डालता है। थ्रस्ट याद रखिए, हमने बात की थी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स होता है उसे थ्रस्ट कहते हैं। तो ये जो थ्रस्ट है ये पानी ऑब्जेक्ट पर लगाता है, यानी कि इस ऑब्जेक्ट पर एक थ्रस्ट इस प्रकार से लग रहा है और इसी ऑब्जेक्ट के वेट के कारण एक डाउनवर्ड पुश भी है जो इस डायरेक्शन में है। तो ये वेट है, ये वेट के कारण है और नीचे से ये थ्रस्ट जो है ये बुयांसी के कारण है। तो अब जब आपको ये दो फोर्स पता है तो अब आप सोचिए कि क्या होगा। मान लीजिए कि ये जो फोर्स है, जो वेट है, ये ज़्यादा हो और ये बुयांसी जो है या बुयंट फोर्स जिसे हम कह रहे हैं ये अगर कम हो, तब क्या होगा? ये जो भी ऑब्जेक्ट था ये नीचे डूब जाएगा। लेकिन अगर हम ये मान लें कि ये जो बुयांसी थी ये ज़्यादा हो जाए और वेट जो था ये कम हो जाए, तब क्या होगा कि उस केस में हम देखेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये तैरता रह जाएगा। तो इस बात पे ये निर्भर करेगा कि कौन सा फोर्स ज़्यादा था और कौन सा फोर्स कम था। जो फोर्स ज़्यादा होगा उसी के पक्ष में हम चीज़ों को होते हुए देखेंगे। अब इसी से संबंधित एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपके एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा, वो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। सो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड फुल्ली और पार्शियली इन अ फ्लूइड इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। इसका मतलब क्या हुआ? जब हम किसी एक ऑब्जेक्ट को लेकर के किसी फ्लूइड में डालने की कोशिश करते हैं तब क्या होगा कि एक अपवर्ड फोर्स है, एक थ्रस्ट है जो इसके वेट के बराबर के फ्लूइड को डिस्प्लेस करेगा। मतलब क्या हुआ? वापस हम इसी एग्जांपल पे आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। तो यहाँ पर हमने ये ऑब्जेक्ट देखा। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कह रहा है कि जब ये जो ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये इतना बड़ा ऑब्जेक्ट था, हम मान लेते हैं कि ये इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है जो कि पार्शियली इस पानी के अंदर है। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज पार्शियली और फुली इमर्स्ड इन वाटर, यानी या तो पूरी तरह से या तो पार्शियली ये किसी फ्लूइड में हम इसे डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो वैसे में क्या होगा कि एक अपवर्ड थ्रस्ट होगा, एक अपवर्ड थ्रस्ट होगा जो ये ऑब्जेक्ट महसूस करेगा और इस ऑब्जेक्ट के द्वारा जो भी फ्लूइड डिस्प्लेस किया जा रहा होगा। अब डिस्प्लेस कैसे होगा? आप यहाँ पर ये मान के चलिए कि आप एक मग ले लेते हैं। मान लिया हमने कि एक मग ले लिया जिसमें कि पानी पूरी तरह से भरा हुआ है। हम मान के चल रहे हैं कि इसमें पानी जो है ये पूरी तरह से भरा हुआ है, बिल्कुल ब्रिंक तक भरा हुआ है। अब हम इसमें डालने की कोशिश करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को। तो इसमें जब हम कोई ऑब्जेक्ट डाल रहे हैं, मान लीजिए इसमें हमने एक ऑब्जेक्ट डाला, अब क्या होगा कि आप मान लीजिए एक बॉल ले लीजिए, बॉल को इसमें डालिए, तो क्या होगा? आप देखेंगे कि थोड़ा सा पानी जो है बाहर आ रहा है, थोड़ा सा पानी यहाँ से बाहर गिर रहा है। तो पानी के बाहर गिरने का कारण क्या है? कारण ये है कि ये इस ऑब्जेक्ट को आपने पानी में डाला। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है कि पानी उतना ही गिरेगा। तो ये जो डिस्प्लेस हुआ पानी है, मान लीजिए कि यहाँ पर थोड़ा सा पानी हम गिरते देख रहे हैं, तो ये डिस्प्लेस हुआ जो पानी है इसका जो वेट होगा, वेट क्या था? मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू ग्रेविटी, है ना? तो ये इसका जो वेट है, इस पानी का जो वेट है वो उसके बराबर होगा जो थ्रस्ट इस ऑब्जेक्ट ने महसूस किया। तो बेसिकली हम कहना इतना ही चाह रहे हैं कि ऊपर से जो फोर्स लगा और नीचे से जो फोर्स लग रहा है वो बराबर है। उतने वेट का पानी को डिस्प्लेस कर रहा है जितना अपवर्ड थ्रस्ट इसके ऊपर लगाया जा रहा था। यानी हम बहुत सिंपली ये कह सकते हैं कि ये जो थ्रस्ट है ये इस पानी या इस फ्लूइड के वेट के बराबर है और ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता है। तो बहुत सिंपल है, दोबारा से देख लें, चाहे तो आप याद कर लें। इट स्टेट्स दैट व्हेन अ बॉडी इज फुली और पार्शियली इमर्स्ड इन अ फ्लूइड इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। यानी जब हम पार्शियली या फुली
किसी फ्लूइड में एक बॉडी को हम डुबाने की कोशिश करते हैं तो एक अपवर्ड फोर्स महसूस करता है जो कि डिस्प्लेस किए गए फ्लूइड के वेट के बराबर होता है, यानी m इंटू जी। m क्या है? m मान लीजिए है मास ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। मास ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, अगर ये पानी है तो फ्लूइड की जगह पे आप पानी लिख सकते हैं, वाटर लिख सकते हैं। तो ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल याद रखें। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल याद रखना क्यों जरूरी है और क्यों इसके ऊपर मैं 5-10 मिनट आपको दे रहा हूँ? इसका कारण ये है, एक तो ये है ही कि आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, लेकिन साथ साथ इसके बहुत से एप्लीकेशन होते हैं। एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, चलिए। तो पहला एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पर, इट इज यूज्ड इन डिजाइनिंग शिप्स एंड सबमेरीन्स। शिप्स एंड सबमेरीन्स कैसे? हम जब शिप्स की बात कर रहे हैं तो शिप किस चीज का बना होता है? लोहे का, स्टील का। तो स्टील और लोहा तो बहुत भारी है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि ये समुद्र के ऊपर तैर रहा है। तो तैराने के लिए हमें जरूरत पड़ती है आर्किमिडीज प्रिंसिपल की, कि हमें पता होना चाहिए कि हम किस प्रकार से इसे डिजाइन करें ताकि ये डूबे ना। उसके बाद इट इज यूज इन डिटर्मिनिंग रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंसेस। रिलेटिव डेंसिटी यानी आपस में क्या डेंसिटी है, एक दूसरे के रिलेशन में क्या डेंसिटी है, उसे पता लगाने के लिए। मान लीजिए कैसे ये पता लगेगा? मान लीजिए दोबारा से हम एक मग पानी ले लेते हैं। एक मग पानी हमने ले लिया, पूरा हमने इसे भर दिया। अब एक बड़ा पत्थर हम ला करके इसके अंदर डालते हैं। तो बड़ा पत्थर के डालते ही कुछ पानी है जो बाहर आएगा। एक बार हम छोटे पत्थर को ला करके इसके अंदर डालते हैं तो हो सकता है कम मात्रा में पानी इससे बाहर निकले। तो उससे क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि कितनी मात्रा में पानी बाहर निकला जब बड़ा पत्थर हमने डाला और कितनी मात्रा में पानी बाहर निकला जब छोटा पत्थर हमने डाला। इससे क्या होगा कि मास बाय वॉल्यूम छोटे पत्थर का और मास बाय वॉल्यूम बड़े पत्थर का हम पे पता लगा सकते हैं, और इससे हम दोनों की डेंसिटी को पता लगा लेंगे। एक बार जब हमने डेंसिटी को पता लगा लिया तो रिलेटिव डेंसिटी आराम से इन दोनों को डिवाइड करके हम पता लगा सकते हैं। तो m1 बाई v1 करेंगे और m2 बाई v2 दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तब हमारे पास रिलेटिव डेंसिटी आ जाएगी। हाइड्रोमीटर्स यूज टू डिटरमिन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स वर्क ऑन दिस प्रिंसिपल। सेम प्रिंसिपल जो हमने बात की रिलेटिव डेंसिटी के प्रिंसिपल पे काम करेगा। लैक्टोमीटर्स यूज्ड इन डिटरमिनिंग प्योरिटी ऑफ मिल्क आर ऑल्सो बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल। तो लैक्टोमीटर्स को भी हम डिजाइन करते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर। इट इज बिकॉज ऑफ दिस प्रिंसिपल दैट शिप मेड ऑफ आयरन एंड स्टील फ्लोट्स इन वाटर, वेयर एज स्मॉल पीस ऑफ आयरन लाइक नेल यानी कांटी सिंक्स इन वाटर। तो बड़े बड़े जहाज जो कि थाउजेंड्स ऑफ किलोज के होते हैं वो पानी के ऊपर तैरते हैं, और एक छोटा सा कील अगर आप लेकर के पानी में डाल दें तो वो डूब जाएगा अंदर। तो ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल के कारण होता है। ये जो एप्लीकेशंस हैं ये आप याद रखें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इस तरह के एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। जैसे आपको लैक्टोमीटर पूछा जाएगा और क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, लैक्टोमीटर्स यूज द प्रिंसिपल ऑफ। 4-5 एग्जाम्पल, 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे। मान लीजिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और 2-3 इस तरह के ऐसे शब्द जो आपको सुनने में अच्छे लगे। ये हो सकता है आपसे पूछा जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि लैक्टोमीटर जो होता है वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होता है। तो इस तरह के एग्जाम्पल हम फोर्स में भी हमने देखा था, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ के समय हमने देखा था। फ्रिक्शन के एग्जाम्पल हमने देखे थे। आर्किमिडीज प्रिंसिपल का एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? यहाँ पर से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमेशा बनते हैं ऐसे ऐसे टॉपिक से। तो यही एग्जाम्पल हमने देखा। एक और एग्जाम्पल है पनडुब्बी, या जिसे आप सबमेरीन कहते हैं। ये भी एक एग्जाम्पल हो गया। एयर बैलून हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो एयर बैलून भी जो है ये इसी के एग्जाम्पल है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के कारण ये हवा में तैर रहा है और ये पानी के अंदर डूब कर भी आगे बढ़ पा रहा है। तो डेंसिटी क्या होती है, दोबारा एक बार हम देख लेते हैं। डेंसिटी है मास बाय वॉल्यूम, कि कितना मास है। मान लीजिए हम कह रहे हैं कि 70 kg 1 लीटर। तो लीटर क्या होता है, वॉल्यूम, और मास जो है वो आप केजी में करते हैं। इसीलिए एसआई यूनिट जो होता है वो होता है केजी पर मीटर क्यूब। वॉल्यूम आप जब निकालते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम हमेशा हम मीटर क्यूब में डालते हैं। आपने मैथ्स में अगर मेंसुरेशन का चैप्टर आपने ख़त्म कर लिया है तो वहाँ पर वॉल्यूम के बारे में आपने पढ़ा होगा, और वॉल्यूम हम देखते हैं कि मीटर क्यूब में हमेशा लिया जाता है। रिलेटिव डेंसिटी हमने देख लिया। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर।
इसलिए हमने दो एग्जाम्पल लिए थे, एक छोटा पत्थर और एक बड़ा पत्थर, और दोनों की डेंसिटी को हमने नाप करके दोनों को आपस में डिवाइड कर दिया था। तो रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर को हम रिलेटिव डेंसिटी कह सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखें, सिंस रिलेटिव डेंसिटी इज अ रेशियो ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज इट हैज़ नो यूनिट। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? आपसे पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एन एसआई यूनिट और विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ यूनिट। तो यूनिट यहाँ पे क्यों नहीं होगा? क्योंकि डेंसिटी को हम डिवाइड कर रहे हैं डेंसिटी से, तो यूनिट के आने का सवाल ही नहीं आता, ये तो रेशियो हो गया। तो ये रिलेटिव डेंसिटी का कॉन्सेप्ट, डेंसिटी के कॉन्सेप्ट को हमने देख लिया। अब अंत में चलिए एक बार हम देखते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ डेंसिटी क्या है। तो सबसे पहले, इफ एन ऑब्जेक्ट हैज डेंसिटी मोर देन दैट ऑफ लिक्विड इट विल सिंक इन दैट लिक्विड। यानी जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी अगर डेंसिटी लिक्विड से ज़्यादा हुई या फ्लूइड से ज़्यादा हुई तो वो सिंक कर जाएगा, और अगर डेंसिटी लिक्विड से कम हुई तो वो फ्लोट करता रह जाएगा, जैसे हमने वाटर और ऑयल के एग्जाम्पल में लिया था। When the relative density of a substance is less than 1, it will float in water, otherwise it will sink in water. देखिए, कोई नई बात यहाँ पे नहीं कही गई है, हम सेम बात कर रहे हैं जो यहाँ पर हमने कहा, जो यहाँ पे कहा और जो हमने पहले भी देखा कि अगर डेंसिटी कम है, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर है, बस इतना समझ लीजिए, जिसकी डेंसिटी कम है वो ऊपर होगी। तो अगर पानी की डेंसिटी कम है तो जो भी आप सब्सटेंस डाल रहे हैं वो नीचे जाके बैठ जाएगा, और अगर मान लीजिए पानी से कम डेंसिटी वाला कोई सब्सटेंस है तो वो ऊपर ही तैरता चला जाएगा। तो इसीलिए रिलेटिव डेंसिटी क्या होगा? अगर मान लीजिए लेस देन 1, रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या हो गया कि जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है, तो वो पानी के ऊपर तैरता रह जाएगा। तो इसलिए ये यहाँ पर ये सेंटेंस मैंने सिर्फ इसलिए दिया है क्योंकि इस तरह से ही एग्जाम में आपके सामने रखा जाता है कोई ना कोई सेंटेंस। तो इसलिए आप इस तरह के सेंटेंसेस को हमेशा ध्यान रखें और कोशिश करें समझने की कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि अगर ये समझ गए आप कि लिखने की क्या कोशिश की गई है तो कॉन्सेप्ट आप ऑलरेडी समझ चुके हैं, तो हर चीज़ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि डेंसिटी क्या होती है और एप्लीकेशन ऑफ डेंसिटी क्या होता है। तो इसी के साथ जो ग्रेविटेशन का चैप्टर है ये हमारा समाप्त होता है यहाँ पर। इसके बाद हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे जो कि है वर्क, एनर्जी एंड पावर। थैंक यू।